Hello everybody. Today we will study about the concept of quantum number and this is a very important lecture for structure of atom. बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को समझने के लिए, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को समझने के लिए क्वांटम नंबर बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति के विषय में आपको पता करना हो तो आप क्या पता करते हो? सबसे पहले ये पता करते हो कि वो किस देश में रहता है, ठीक है, वो किस देश का नागरिक है, फिर देश के किस सिटी में रहता है, ठीक है। उसके बाद उस सिटी के एरिया के विषय में आप नॉलेज लेते हो और फिर एरिया में जाके उसके हाउस नंबर को आइडेंटिफाई करते हो, तब जाकर आप उस व्यक्ति तक पहुंच पाते हो। तो ठीक उसी प्रकार इन द सेम वे वी विल स्टडी अबाउट क्वांटम नंबर, ठीक है ना। इसमें हम लोग 4 क्वांटम नंबर के विषय में मेनली स्टडी करेंगे। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, इससे ये चारों क्वांटम नंबर की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को ढूंढेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ पर है। बात समझ रहे हो ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एकदम लेक्चर थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि इसमें मैं पूरा डिटेल से बात करने वाला हूँ क्वांटम नंबर के विषय में। तो बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 आइडेंटिफिकेशंस जरूरी है। 4 आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फॉर फाइंडिंग एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो चलो समझते हैं एक एक करके ये चारों कॉन्सेप्ट को। जैसे कि पहला होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होगा? पहले आप लिख लो कि 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं। मेनली तो 3 ही होते हैं, लेकिन वो हाउस नंबर वाला मैंने बात जो किया कि आप किसी एरिया में एंटर करके आप किसी व्यक्ति का जो हाउस नंबर जब तक नहीं पता करोगे व्यक्ति से मिल नहीं पाओगे। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग चौथे तरह के क्वांटम नंबर को स्टडी करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। हम लोग ये वहां पे डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या डायरेक्शंस होगी। बात समझ रहे हो ना स्पिन क्वांटम नंबर में। तो चलो लिखो, पहला जो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों हम लोग इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल n से, ठीक है। और ये n हमें नॉलेज देगा किसके विषय में? सेल के विषय में या फिर ऑर्बिट के विषय में, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस चीज का नॉलेज देगा? सेल के विषय में या ऑर्बिट के विषय में। दूसरा बच्चों हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्टडी करेंगे, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप L से रिप्रेजेंट करोगे और ये आपको नॉलेज देगा सबसेल के विषय में, ठीक है ना। ये किसके विषय में देगा? नॉलेज सबसेल के विषय में। तीसरा बच्चों हम लोग देखेंगे ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा क्या होगा बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करोगे और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको कॉन्सेप्ट देगा ऑर्बिटल के विषय में। किसके विषय में? ऑर्बिटल के विषय में। और चौथा जो है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे बच्चों हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमें बताएगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके विषय में बताएगा? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके पूरा स्टोरी। तो वीडियो मैं बोल रहा हूँ इसमें काफी लॉन्ग वीडियो बनेगा, कम से कम 1 घंटे का वीडियो है। आप इसको देखो शुरू से लास्ट तक, आपको हर एक नॉलेज मिल जाएगा क्वांटम नंबर के विषय में। तो देखो बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर का जो नॉलेज दिया था बच्चों वो बोर्ड्स के द्वारा ही हम लोगों ने स्टडी किया था। हम लोगों ने पढ़ा भी था बोर्ड्स मॉडल में एनर्जी लेवल, ठीक है। और वहीं से हमें इसकी आइडिया मिली थी, ठीक है। तो दिस कंसेप्ट हैज गिवन बाय बोर्ड्स। क्या होगा? सबसे पहले आप दिमाग में नोट कर लो, दिस कंसेप्ट हैज गिवन बाय बोर्ड्स, ठीक है। बोर्ड्स के द्वारा दिया गया है ये कॉन्सेप्ट। बच्चों ये क्या कहना चाह रहे थे? ये क्वांटम नंबर जो है नेम, साइज और एनर्जी ऑफ सेल, जहां से इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है उसके विषय में आइडिया देंगे। बात समझ रहे हो ना। तो ये क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दिस क्वांटम नंबर represents the name
क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे? द नेम, साइज एंड एनर्जी, ठीक है, ऑफ द सेल। जो भी आप सेल या ऑर्बिट के विषय में जानोगे, उसका क्या नाम होगा, उसकी क्या साइज होगी, उसकी क्या एनर्जी होगी, किस सेल की, तो जहां जिस सेल से इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेंगे, टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। समझ रहे हो ना? और इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे? स्मॉल एन से। और ये एन का मान जो होगा बच्चों 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एट एन बराबर जो 1 पर हमें मिलेगा वो के शेल मिलेगा, ठीक है। एन बराबर 2 पे एल सेल मिलेगा, एन बराबर 3 पर एम सेल मिलेगा, और एन बराबर 4 पे जो है के एल एम एन सेल मिलेंगे। ओके, याद रहेगा ना? और सोन बहुत सारे आपको इस तरह से आगे सेल मिल सकते हैं। एन बराबर 5 पे अगर आप बात करो तो के एल एम एन के बाद ओ शेल मिलेंगे। इसी तरह एन बराबर 6 पे पी शेल मिलेंगे, ठीक है। एन बराबर 7 पे के एल एम एन ओ पी क्यू शेल मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस एन के विषय में डिटेल से कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो है, ठीक, ये जो मैंने बताया आपको नेम, साइज, एनर्जी बताएगा उस सेल का जिस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो बच्चों, इसके लिए आपको सारा पॉइंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अच्छे से समझने के लिए इसके हर एक पॉइंट्स को समझना होगा। तो नोट्स फॉर एन बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो पहला बात याद रखोगे कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना ज्यादा, देखो ये न्यूक्लियस है और ये हो गए सेल हो गए, तो एन का मान जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस से डिस्टेंस उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो क्या पॉइंट्स नोट करोगे कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन greater is the distance from the nucleus, understand? समझ में आया कि greater the value of n greater the distance from the nucleus। जैसे कि आपने पढ़ रखा है r की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो बोर्स मॉडल में, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर जेड अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम आपने पढ़ा है ना। तो अब बताओ ये R1 अगर हम निकालेंगे तो R1 छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो स्वाभाविक है R1 जो होगा छोटा होगा, उससे बड़ा R2 होगा, उससे बड़ा R3 होगा, उससे बड़ा R4 होगा एंड सोन। बात समझ रहे हो ना? जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये मान लो R1 डिस्टेंस है, दूसरा सेल हो गया, ये पहले सेल हुए, ये दूसरे सेल R2 पे है, तीसरा सेल जो है R3 डिस्टेंस पे है। तो R1 लेस देन R2 लेस देन R3 लेस देन R4 एंड सो ऑन। सेकेंड पॉइंट याद रखोगे, जितना ज्यादा n का वैल्यू होगा उतनी ज्यादा जो है एनर्जी होगी। इसका मतलब जितना दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना हायर एनर्जी लेवल में इंटर्ड करेगा। कहने का मतलब जो के एल एम एन आप जो पढ़ रहे हो, अगर मान लो मैं ये 4 सेल के विषय में बात करूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगी ये एन की होगी, उससे कम एम की होगी, उससे कम एल की होगी, और सबसे कम एनर्जी जो होगा बच्चों वो के सेल का होगा, ठीक है। तो एन के बढ़ने से क्या हुआ, एनर्जी का मान बढ़ गया। जितना दूर गया न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा उसकी एनर्जी इंक्रीज की। तो क्या कहोगे, पॉइंट्स बोलोगे कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ सेल, ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ सेल। ओके, याद रहेगा। तो आपने एनर्जी निकालना था बोर्स मॉडल से, याद करो, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आपने निकाला था, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो इसके बाद अब आप समझ में आ गया होगा किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बताओ E1 की एनर्जी ज्यादा होगी कि E2 की? तो E2 की स्वाभाविक है ज्यादा होगी, फिर E3 की ज्यादा होगी E2 से, E4 की ज्यादा होगी E3 से, E4 की सबसे ज्यादा होगी, E4 E3 से भी ज्यादा होगा, E2 से भी, E1 से भी, इस तरह E5 का एंड सो ऑन। बात समझ रहे हैं ना। तीसरा पॉइंट याद करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पॉइंट के लिए कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का वो mvr इक्वल टू NH/2π होगा।
देखो आप अगर पहले पढ़े होंगे बोर्स मॉडल, तो कहीं नहीं मैं बस बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया बच्चों, बोर्स ने दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल वी आर स्टडिंग हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ लेट्स स्टडी फॉर थर्ड पॉइंट कि द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर momentum of a revolving electron, of a revolving electron is MVR and this MVR equal to NH upon 2 pi। ठीक है ना, याद रखना this MVR is equal to NH upon 2 pi and where N फिर से देखो क्या रिप्रेजेंट करेगा, N रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स पे स्टडी करेंगे हम लोग कि किसी भी सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, याद करो मैंने पहले भी बताया था 2n² के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी मिल जाएगी किसी पर्टिकुलर सेल में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल, इन अ पर्टिकुलर शेल, ठीक है ना, उस खास सेल में, इज इक्वल टू 2n²। ठीक है, अब आप बता सकते हो एट n बराबर 1 पे k सेल होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे 2 × 1 का स्क्वायर। एट n बराबर 2 पे l सेल लेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 2 का स्क्वायर 8 हो जाएंगे। एट n बराबर 3 पे m सेल होंगे और m सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × 3 का स्क्वायर 18 हो जाएंगे। इस तरह एट n बराबर 4 पे n सेल होंगे और n में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बच्चों 2 × 4 का स्क्वायर 32 होंगे एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला क्वांटम नंबर जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये समझ में आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पूरा नॉलेज अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बातें करने वाले हैं सेकेंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलिए एजीमुथल क्वांटम नंबर। बच्चों मैं आपको बता दूं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर। इसके अलावा आप इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, तो आप इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कह सकते हो या फिर इसका और आप नाम बता सकते हो सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो देखो आप इतने तरीके से जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो एजीमुथल बोलो या एंगुलर बोलो या सेकेंडरी बोलो या सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलो। बात समझ रहे हो ना। और इसको हमने आपको बताया कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल। और इसका कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने आपको बताया था दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर ऐसे लिखोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एल हैज गिवन बाय, याद करो मैंने साइंटिस्ट बताया था जिसका नाम था सोमरफेल्ड। ठीक है, और इसके मॉडल को भी हम लोगों ने पढ़ा था, सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ये क्या बताएगा, ये किसी भी सबसेल या ऑर्बिटल्स के शेप को बताएगा। ठीक है ना, और उसके एंगुलर मोमेंटम को बताएगा। तो याद रखना बच्चों कि एल के विषय में यदि कोई पूछे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्यों हम लोग स्टडी करते हैं, तो दिस क्वांटम नंबर बताना कि दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द सबसेल के शेप को बताएगा। ठीक है, एंड ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को भी बताएगा, थोड़ा बहुत नॉलेज हम लोग लेंगे। एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के विषय में भी नॉलेज लेंगे यहाँ पर। किसके मदद से, एल की मदद से, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों, वैल्यू ऑफ एल, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसकी जो वैल्यू होगी 0 to n-1 होगा। ठीक है ना, 0 to n-1।
अब आप समझ सकते हैं L की जो मान होगी वो 0 1 2 कहाँ तक जाएगा n-1। तो अब बताओ कि इफ L का मान यदि हमारे पास 0 है, ठीक है, तो L का मान 0 है तो वो कौन सा सबसेल होगा? तो मैं आपको बता दूं, यदि L 0 है तो याद रखना बच्चों, देन सबसेल जो होंगे वो S होगा, ठीक है ना। तो देखो L डिसाइड कर दिया ना सबसेल के विषय में, तो यदि L का मान 0 होगा तो सबसेल S होगा, यदि L का मान 1 होगा तो सबसेल जो होगा बच्चों वो P होगा, यदि L का मान 2 होगा तो सबसेल जो होगा SPD हो जाएगा, ठीक है। और यदि L का मान 3 होगा तो जो सबसेल होगा बच्चों वो F होगा। एकदम दिमाग में सेट कर लो। तो देखो ये क्वांटम नंबर सबसेल का नॉलेज दिया, L पता चल जाएगा अगर आपको, तो आप आराम से SP जो भी SPDF से सबसेल होंगे बता सकते हो। क्लियर है ना। जैसे मान लो n बराबर 1 है, ठीक है ना, तो n बराबर 1 पहला सेल होगा न्यूक्लियस का, तो पहला सेल है, इसका मतलब क्या हो गया, n बराबर 1 के लिए L का मान देखो 0 to n-1, तो 0 to 1-1 तो 0 ही हुआ, इसका मतलब L का मान कितना हो गया, 0 हो गया। L का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अगर n का मान 2 होगा तो L का मान देखो 0 होगा और 1 होगा, ठीक है ना। अगर 0 के लिए डिस्कस करेंगे तो S, 1 के लिए डिस्कस करेंगे तो P सबसेल होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो चलो अब हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर को आगे पर कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। तो चलो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर L बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको पहला पॉइंट्स बताऊं, एकदम ध्यान से सारे पॉइंट्स को समझ समझ के नोट करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, यदि मान लो अभी मैंने आपको बताया कि n का मान 1 होगा तो L क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना, दैट इज 1s। आपने 1s 2s वगैरह कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा होगा क्लास 9 स्टैंडर्ड में, तो वहां पर आपने सबसेल देखा था कि L बराबर, वहां पे सबसेल 1s देखा था। तो याद रखना जब L बराबर 0 होगा तो सबसेल जो होंगे 1s होंगे। क्या होगा, सबसेल क्या होगा बच्चों, 1s होंगे, ठीक है ना। याद रखना n बराबर 1 पे L 0 और सबसेल क्या होंगे, 1s होंगे, ठीक है। उसके बाद इफ n का मान यदि 2 लोगे तो L का मान 0 होगा और 1 होगा। तो जो सबसेल होंगे बच्चों, सबसेल ये देखो एक 2s होगा और दूसरा 2p होगा, याद रखना इस चीज को। इसी तरह यदि n का मान लो 3 होगा तो L का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो ये जो सबसेल का नॉलेज यहाँ से हमें मिलेगा, इसके पास 3s होंगे, ये 3p होगा और ये क्या होगा बच्चों, 3d होगा, ठीक है ना। इसी के बाद देखो n बराबर यदि 4 होगा तो L का मान 0 1 2 3 होगा और सबसेल जो होगा, अब तो अपने से बताओ, कमेंट करो फटाफट, क्या क्या आएगा, 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा और 4f आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेकेंड पॉइंट याद रखोगे। देखो सेकेंड पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ n इज सेम देन ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सबसेल जो होगा वो डिफर होगा। कैसे होगा, ध्यान दो, मैं क्या बोला कि यदि वैल्यू ऑफ n सेम रहेगा, वैल्यू इफ, जैसे यहाँ पे देखो 4s 4p 4d 4f सब के लिए जो है n का मान कितना है, 4 है। तो इफ वैल्यू ऑफ n इज सेम, तो यदि मान लो वैल्यू ऑफ n सेम हो जाए तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी किसका ज्यादा एनर्जी होगा, किसका कम होगा, याद रखो, देन ऑर्डर ऑफ एनर्जी। बताओ जल्दी से कमेंट करो क्या एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी बच्चों F का होगा, उसके बाद उससे कम D का होगा, उससे कम P का होगा और सबसे कम जो होगा S का होगा। बात समझ रहे हो ना। तो अब हम अगर बात करें कि एनर्जी ऑर्डर ऑफ 4s 4p 4d 4f, तो आप फटाफट बता दो जल्दी से, एनर्जी ऑर्डर ऑफ किसका किसका बच्चों, 4s 4p 4d एंड 4f। तो लिखोगे यहाँ पे 4f की एनर्जी सबसे बड़ी, उसके बाद से छोटी 4d का, फिर 4p का और सबसे कम एनर्जी होता है बच्चों
4s के पास, ठीक है ना। इसी तरह आप एनर्जी ऑर्डर बना सकते हो अदर के लिए भी, एनर्जी ऑर्डर ऑफ 3s 3p एंड 3d के लिए। तो क्या हो जाएगा 3d ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 3s। इसी तरीके से आप एनर्जी ऑर्डर बना सकते हो, एनर्जी ऑर्डर ऑफ 2s और 2p। तो बताओ इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 2p की ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, 2s के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है ना। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। देखो थर्ड पॉइंट इज कि जो ऑर्बिटल्स एंगुलर मोमेंटम होते हैं बच्चों, ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल समझ रहे हो ना, वो 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज होती है। मैंने बताया था पिछला क्लास में जब मैंने ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच आपको डिफरेंस बताया था, तो ठीक है ना। यदि वो वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो देखो जाके। देखो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये जो होगा बच्चों अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 इंटू H बाई 2 पाई होगा, ठीक है ना। L इंटू L प्लस 1 इंटू H बाई 2 पाई, या फिर कहीं कहीं आप बुक में देखोगे इसको ऐसे भी लिखा हुआ है L इंटू L प्लस 1, और अंदर यहाँ पे बाहर में दिया हुआ है H को इस तरीके से कट करके दिया हुआ रहता है, समझ रहे ना बच्चों। ये एक ऑपरेटर है H और इसका मान जो होता है H बाई 2 पाई, ये H बाई 2 पाई को ही लिखा है, और इसको इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं हैश। क्या बोलते हैं, हैश, HASH, ठीक है, याद रखोगे। इस ऑपरेटर को क्या बोलोगे, हैश। अब देखो यहाँ पर मैं अगर बात करूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एस सब सेल का, ठीक है ना, तो एस सब सेल में क्या होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप अब डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एस सब सेल, एस सब सेल, तो देखो ये एस सब सेल के लिए 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे L का मान ही क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो ये पूरा टर्म को ही क्या कर देगा, 0 कर देगा। बात समझ रहे हो ना, क्लियर है ना। क्यों यहाँ पे मैंने किया, तो अंडर रूट 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू हैश करेंगे ऑपरेटर, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, क्योंकि आप 0 को हैश ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 4p सब सेल, 4p सब सेल, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जल्दी से बताओ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा बच्चों ये क्या होगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, चूंकि हमें पता है p के लिए L का मान 1 होता है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू हैश ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, तो रूट 2 हैश ऑपरेटर, और हैश ऑपरेटर का मान जो है बच्चों h बट्टा क्या होता है, 2 पाई होता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, क्लियर है ना, पक्का समझ में आ रहा है। चलो तो इसी तरीके से आप S P D F सभी के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, ओके, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसी पे अभी और बहुत सारी बातें होगी, डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो देखो क्या क्या पॉइंट्स आ रहा है कि नंबर ऑफ, चलो 4 पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ सब सेल होते हैं बच्चों किसी भी सेल में, हमेशा याद रखना n होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ, देखो ये सब शॉर्टकट है, ठीक है ना। इंस्टेंट यदि कोई सवाल आपसे पूछे तो आप जवाब दे सकते हो कि नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल कितने होते हैं, तो बच्चों n होते हैं, ओके। जैसे मान लो कि इन अ सेल, पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का पहला सेल में कितने सब सेल हैं, तो n का मान 1 है, तो सब सेल देखो केवल 1 है। अगर हम दूसरे सेल में बात करें तो n का मान 2 है, तो देखो ये 2s और 2p है। अगर मैं बात करूँ ये तीसरे सेल, तो n का मान 3 के लिए देखो क्या क्या आ जाएगा, 3s है, 3p है, 3d है। तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा था कि नंबर ऑफ सब सेल किसी भी सेल में क्या होते हैं, n होते हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट याद रखोगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं किसी भी सेल में वो n स्क्वायर होते हैं। कितना होते हैं, n स्क्वायर। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ इससे हम लोग को नॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स का भी। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल जो होता है बच्चों वो n स्क्वायर होता है। अब जैसे कि देखो पहला सेल है
n बराबर 1 पे, ठीक है ना, k सेल है। अब k में आपके पास केवल 1s है, तो 1s में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो एक ऑर्बिटल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। n बराबर अगर आप 2 पे बात करो तो l सेल है, l में कौन कौन होते हैं, 2s और 2p होते हैं। आपको पता है कि s के पास एक ऑर्बिटल है जबकि p के पास 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल कितने हो गए ऑर्बिटल्स की संख्या, 1 + 3 = 4। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं किसी भी सेल में वो n स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और आप देखो n बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। अब 3 पे कौन कौन होंगे, तो 3s होंगे, 3p होंगे और 3d होंगे। बात समझ रहे हो ना। अब 3s में देखो ध्यान देंगे, 3s में 1 हो गए, 3p में 3 ऑर्बिटल्स हैं और d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो देखो 5 3 8 है, कितना हो गए, 9 ऑर्बिटल्स हो गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सेल में अगर निकालना हो तो वो n स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट नंबर कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल। अब सब सेल में अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालना हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल, ठीक है। तो बच्चों सब सेल में अगर निकालना हो तो इसके लिए आप फार्मूला याद रखना 12 + 1। क्या याद रखना, 12 + 1। देखो 4s और सब सेल, 4s सब सेल, तो l का मान देखो 0 होता है, ठीक है ना। l का मान 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए 2 × 0 + 1 = 1। तो देखो s में एक ऑर्बिटल्स हुए ना। इसी तरीके से 4p सब सेल के लिए आप निकाल सकते हो। p सब सेल के लिए देखो l का मान कितना होता है, 1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखो कितने हो जाएंगे, 2 × 1 + 1 = 3। तो p सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। देखो 3 है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, याद रहेगा ना। तो याद रखना s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। मैक्सिमम p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। d में यदि कोई पूछे d सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं बात करूं f सब सेल में, तो f के पास कितने होंगे ऑर्बिटल्स, तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, 2 × l + 1 से निकाल सकते हो, ठीक है। तो f सब सेल के लिए l जो होगा वो 3 हो जाएगा, तो 3 2 = 6 1 कितना हो गया, 7 हो गए ना। 3 2 = 6 1 7। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है। अब 7 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ रहे हो ना, एकदम दिमाग में बैठा लो। और लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे कि शेप ऑफ सब सेल, शेप ऑफ सब सेल। चलो ये पॉइंट्स को देख लो, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो याद रखना शेप ऑफ सब सेल, एस जो सब सेल का शेप होता है बच्चों वो स्फेरिकल होता है। क्या होता है, स्फेरिकल, ठीक है ना। दूसरा याद रखना पी सब सेल जो होंगे वो डम्ब बेल शेप में होते हैं। क्या होते हैं, डम्बेल शेप, ठीक है। और ये जो डी सब सेल होते हैं वो डबल डम्बेल सेल होते हैं, डबल डम्ब बेल शेप, ठीक है। और एफ जो सब सेल के शेप होते हैं बच्चों वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हम लोग को स्टडी में भी जल्दी नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। डी तक आप लोग को स्टडी कराया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए ये सारे नॉलेज हम लोग पढ़ रहे थे किसके विषय में, तो सेकेंड था एजीमुथल क्वांटम नंबर का नॉलेज। अब हम लोग थर्ड क्वांटम नंबर पे बात करते हैं, और ये थर्ड क्वांटम नंबर है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलो पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है इसको देखेंगे और इसके बहुत सारे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है।
बच्चों इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी है, ठीक है ना, क्या है, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ठीक है, याद रखना दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था बच्चों, दिस कॉन्सेप्ट हैज गिवन बाय, उधर हम लोगों ने एक देखा था प्रिंसिपल में बोर्स ने दिया था, एजीमुथल में सोमरफेल्ड ने दिया था, और ये मैग्नेटिक का जो कॉन्सेप्ट दिया है बच्चों, दिस कॉन्सेप्ट हैज गिवन बाय लिंड, गिवन बाय LIND, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है, ओके। ये क्या बताएगा, तो ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स है और जो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन है उसके विषय में बेसिकली आइडिया देता है, बात समझ रहे हो ना। तो दिस रिप्रेजेंट दिस क्वांटम नंबर, लिखोगे दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ different orbitals, the shape of different orbitals and the orientation, ठीक है ना। this quantum number represents the shape of different orbital and orientation of electron cloud, ठीक। और जब मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलूं तो आप समझ लेना आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल्स, किसके विषय में बातें कर रहा हूं, ऑर्बिटल्स के विषय में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे नोट में कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच सब सेल जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं फर्दर ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना, और इसी हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, ओके। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ध्यान देंगे बच्चों, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये डिस्क्राइब करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब दिस डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के क्लाउड होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो ध्यान देना जो वैल्यू ऑफ m होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं, m से, और वैल्यू ऑफ m जो होगा वो -L to 0 to +L। इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर का नॉलेज आपको होगा तो स्वाभाविक आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो इफ L बराबर 0 हो, L बराबर क्या हो बच्चों, 0 हो, तो बताओ उस स्थिति में M भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि देखो -0 to 0 to +0 तो 0 ही हुआ ना, तो L 0 हो गया तो M क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या होता है कि S सब सेल का मतलब के पास ओनली 1 ऑर्बिटल्स है, इसी को हम S ऑर्बिटल कहते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स दैट S सब सेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, ठीक है ना, इज कॉल्ड S ऑर्बिटल। क्या कहलाएगा, S ऑर्बिटल। समझ में आया। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि S ऑर्बिटल के शेप जो स्फेरिकल है वो क्या है। तो हम बात करने वाले हैं शेप ऑफ S ऑर्बिटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और शेप ऑफ हम लोग अब अलग अलग ऑर्बिटल्स के विषय में जानेंगे, ठीक। तो बच्चों जो S ऑर्बिटल्स के जो शेप होते हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है ना। अबाउट न्यूक्लियस जो है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया ये ऑर्बिटल्स हो गया, ठीक है ना। ये इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये ऑर्बिटल्स है। और आपको पता होना चाहिए एक ऑर्बिटल्स ये 1s जो है, ठीक है,
ये न्यूक्लियस से पूरा एकदम सटा हुआ है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो ये हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज होती है और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मिनिमम नहीं भी हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, ठीक है ना, या मैक्सिमम 2 होंगे। अगर मैं बात करूँ 2s ऑर्बिटल्स तो 2s के विषय में, ठीक है, नहीं 2s आएगा, ये आया k सेल में। अब मैं बात कर रहा हूँ l सेल में। तो l सेल में बच्चों जो होगा, पहला एक ऑर्बिटल्स होगा, l में 2 ऑर्बिटल्स मैंने बताया था ना, एक 2s और क्या चीज, एक 2p। तो ये हो गया पहला ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, ये हो गया पहला ऑर्बिटल। और दूसरा ऑर्बिटल्स जो होंगे बच्चों कुछ इस तरीके से फिर होंगे, ठीक है ना, ऐसा ये होंगे दूसरे ऑर्बिटल्स। तो एक हो गए 1s के ऑर्बिटल्स और दूसरे हो गए 2p के ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं चूंकि सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल्स का, तो मैं 2p अभी कट कर दे रहा हूं, मैं इसको अभी लिख रहा हूं 2s ऑर्बिटल्स। कितना लिख रहा हूं बच्चों? 2s। अभी मैं p के विषय में बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो सिर्फ मैं 1s को लिया, इसको हमने लिया 2s को। तो यहाँ पे इसलिए मैंने काटा क्योंकि यहाँ पे मैं 2s ऑर्बिटल्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम में पूछा जाता है नोड के विषय में, ठीक है ना, कि इसके पास कितने नोडल सरफेस है। तो बच्चों 2s ऑर्बिटल्स के पास ओनली एक नोड सरफेस होते हैं, ठीक है ना। कितने सरफेस होते हैं? एक नोड सरफेस। लेकिन यही अगर आप बात करो 3d ऑर्बिटल्स के साथ, तो देखो बच्चों ये 3d ऑर्बिटल्स का कैसे बनाओगे। ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो हो गया बच्चों आपका पहला, इसके ऑर्बिटल्स हो गए, ये 1s के ऑर्बिटल्स हो गए, ये जो हो जाएंगे, तो ये 3s कहाँ होगा? तीसरे नंबर सेल में होगा ना। तो पहले नंबर सेल में कौन से ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे? 1s। दूसरे नंबर पे 2s। और ये जो एक ऑर्बिटल्स होंगे, ये ऑर्बिटल्स कहाँ होंगे बच्चों? ये ऑर्बिटल, ये आप 3D सरफेस के रूप में मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो है 3D सरफेस के रूप में है, ठीक। इसको मैं पूरा कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये 3D स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या है? प्रोबेबिलिटी है। बात समझ रहे हो ना? अगर आप देखोगे 3s में कितने नोडल प्लेन है, तो एक नोडल प्लेन ये हो गया, दूसरा नोडल प्लेन ये हो गया, तो 2 नोडल सरफेस है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से 2 नोड होते हैं इसमें, ठीक। इसी तरीके से 4s में अगर आप ढूंढोगे तो कितने नोड्स मिल जाएंगे? 3 नोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पक्का दिमाग में आ गया। तो याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो जो होंगे न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा होते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो होते हैं, न्यूक्लियस के समीप, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो बच्चों प्रोबेबिलिटीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे ये जो हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। यदि आपसे कोई पूछे 1s या 2s किसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप आंसर बताना 1s में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से जब हम दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना, एकदम दिमाग में बैठा लो। उसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं 2s और 3s में किसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो स्वाभाविक है 2s में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 3s के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी और 3s में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज कम होगी। और नोडल प्लेन अगर पूछेगा एस ऑर्बिटल में 1s के लिए अगर नोडल प्लेन पूछेगा तो 1s के लिए 0, 2s के लिए नोडल प्लेन क्या होगा? 1, 3s के लिए जो नोड्स हो जाएंगे वो 2 होंगे। इस तरह 4s के लिए जो नोड्स होंगे वो 3 हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे नोट में आपको लिख दे रहा हूं कि इन जनरल any ns orbital has n-1 nodes, ठीक है। कितने नोड्स होंगे? n-1। तो देखो जैसे पहला सेल था n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, n अगर 1 होगा तो 0 नोड्स हुए, 2 हुआ तो 2 - 1 नोड्स हो गए, 3 हुआ तो 3 - 1 2 नोड्स हो गए, 4 हुआ तो 4 - 1 3 नोड्स हो गए। बात समझ रहे हैं ना? इसी तरीके से आप बात कर सकते हो किसके विषय में? शेप ऑफ
पी ऑर्बिटल्स के विषय में, ठीक है ना। किसके विषय में? अभी हम लोगों ने बात किया एस के विषय में। अब हम बात कर रहे हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। पी ऑर्बिटल बच्चों, पी ऑर्बिटल्स के जो शेप होंगे यहाँ पे मैंने आपको बताया था डम्बेल शेप में होते हैं। किस शेप में होते हैं? डम्बेल। तो ये पी ऑर्बिटल में जो होंगे तीन सब जो है पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। एक पी एक्स कहलाएगा, एक पी वाई कहलाएगा और एक पी जेड कहलाएगा। याद रखेंगे, ठीक है ना। एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। बात समझ रहे हो ना। तो ये किस तरीके से होंगे ध्यान दो। जैसे मान लो मैं बना रहा हूँ पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक। तो पी एक्स ऑर्बिटल आप देखोगे जैसे ये हो गया मान लो एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई और ये जेड एक्सिस को मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पी एक्स जो ऑर्बिटल्स होंगे, पी के जो पी एक्स ऑर्बिटल होंगे उनके जो डम्बेल शेप होंगे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, ऐसे। बात समझ रहे हैं ना। ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन सबका अलग अलग होगा, देख लो। जैसे अगर मैं पी वाई ऑर्बिटल्स के विषय में बात करूँ, किसके विषय में? पी वाई ऑर्बिटल्स के विषय में अगर बात करूँ तो देखो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो ये जो होंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ये जो ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों वो कौन हो गए? पी वाई हो गए। क्या हो गए? पी वाई। क्लियर है ना। ठीक इसी प्रकार से आप पी जेड ऑर्बिटल्स अगर देखो, ठीक है, पी सब सेल का, तो कुछ आपको इस तरीके से इसके शेप दिखाई देंगे। देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड ना, कुछ इस तरीके से ऐसे। ये कौन से ऑर्बिटल्स हो गए बच्चों? पी जेड हो गए। तो पी के सब सेल के कितने ऑर्बिटल्स हुए? 3 हो गए। एक क्या होंगे? पी एक्स, ये हो गए पी जेड, ठीक है ना। एक होगा पी एक्स, एक होगा पी वाई, एक होगा पी जेड, ठीक है ना। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है ना। इनकी डायरेक्शन देखो बिल्कुल डिफर है ना एक दूसरे से, कोई भी एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में नहीं है। देख रहे हो ना, ये सब बिल्कुल क्या है? सेपरेट है, अलग अलग है, ठीक है। और ये जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, पी के तीनों ऑर्बिटल, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लो कि दिस 3p ऑर्बिटल्स, दिस 3p ऑर्बिटल्स, दिस 3p ऑर्बिटल आर situated at right angle, right angle बोले तो 90 डिग्री to one another, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। एंड डायरेक्टेड कहाँ होंगे? एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ होंगे। चलो अब हम बात करते हैं इसमें नोडल सरफेस के विषय में बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग नोडल सरफेस के विषय में बात करते हैं कि इसमें हम लोग नोडल सरफेस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो वन में तो नोडल सरफेस होंगे नहीं, हम लोग अब बात करेंगे नोडल सरफेस, क्योंकि 1 में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 1p नहीं होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, ऐसे स्टार्ट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो नोडल प्लेन मिलेंगे, ठीक है, नोडल सरफेस जो मिलेंगे वो कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि जैसे मान लो 2p है, ठीक है ना। अगर मैं 2px लूँ, 3px लूँ, 4px लूँ, ठीक है। तो जो 2px या 3px या 4px है, इसमें जो नोडल सरफेस मिलेंगे बच्चों, इसमें 0 मिलेंगे, इसमें 1 मिलेंगे और इसमें 2 मिलेंगे। अब ये नोडल सरफेस निकालने का क्या तरीका होता है? तो यहाँ पे जो नोड्स निकालते हैं बच्चों, वो डायरेक्टली हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, n-l-1 नंबर ऑफ रेडियल नोड्स या नोडल सरफेस जो होता है वो n-l- क्या होता है बच्चों? 1 होता है, ठीक है ना। समझते हैं इस चीज को। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं अलग अलग 2px, 2px, 3px, 4px, 5px वगैरह में नोडल सरफेस को हम लोग डिसाइड करेंगे। तो देखो कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक। तो ये मैंने बना लिया x, ये मैंने बना लिया y और ये हमारा क्या है? z। इस तरफ हमारा क्या होगा बच्चों? z होगा, नहीं। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। अब हम px वाला ले रहे हैं, तो एक देखो ऐसे बनेगा। तो ये हो गया आपके पास
2px। अब 2px में एक भी नोडल सरफेस नहीं है, लेकिन यदि मैं बात करूं कुछ 3px में, तो 3px में देखो एक नोडल सरफेस बन रहा है, ये वाला नोडल सरफेस बना। अगर मैं बात करूं 4px में, तो 4px फिर यहाँ से देखो ऐसे आएगा, तो यहाँ पे दो नोडल सरफेस मिल गया ना इसके लिए, एक ये और एक ये। इसी तरह अगर मैं 5px के विषय में बात करूं, तो ये यहाँ पे देखो नोडल सरफेस कितना मिल गया, एक और मिल गया 3। अब समझ में आ गया होगा कि 5px में नोडल सरफेस कितने होते हैं, 3 होते हैं। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर है ना, पक्का। तो दिमाग में आपको एकदम याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, ये नोडल पॉइंट्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट्स नोडल पॉइंट्स, ठीक, पक्का। चलिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं याद रखने के लिए। जैसे मान लो नोडल प्लेन है, क्या है, नोडल प्लेन, ओके। और यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका ऑर्बिटल, क्या ले लेते हैं, ऑर्बिटल। या फिर मुझे पहले, अच्छा कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑर्बिटल मान लो px होगा, ऑर्बिटल py होगा, ऑर्बिटल pz होगा। तो px का मतलब क्या हो गया कि उसके लिए जो नोडल प्लेन मिलेंगे बच्चों, वो yz प्लेन मिलेंगे, याद रखना। px के लिए जो नोडल प्लेन मिलेंगे वो कौन से प्लेन होंगे, yz। उसी तरह py के लिए जो नोडल प्लेन मिलेंगे बच्चों, वो xz मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे pz के लिए जो मिलेंगे, py हो गया xz, pz के लिए जो मिलेंगे बच्चों नोडल प्लेन xy प्लेन। अब समझ में आ रहा होगा ये प्लेन के विषय में, क्लियर है ना, पक्का। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आपके पास मैं एक प्लेन बना रहा हूँ, एक xz py का मैं ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे, ओके। तो यहाँ पे जो नोडल प्लेन मिलेंगे कुछ इस तरीके से ऐसे मिलेंगे, ऐसे। तो ये नोडल प्लेन जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, xz हो जाएगा। नोडल प्लेन जो होगा बच्चों xz प्लेन होगा। ये बात मैं कर रहा था नोडल प्लेन के विषय में। आई होप अब क्लियर हो गया होगा ये नोडल प्लेन, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का और नॉलेज लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करता है, एल पर। तो देखो एल बराबर यदि 0 होता है तो एम बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे जो इसके एस सब सेल होंगे, एस सब सेल, उसमें भी ये आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा, एल 0 तो एम, ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होगा, 0 एड्रेस। यहाँ पे देखो यदि मैं बात करूँ एल का मान 1 पर, तो एम का जो मान होगा -1, 0 और +1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 सब सेल मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कितने सब सेल मिलेंगे बच्चों, 3 सब सेल। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेन ये खत्म हो चुका है और हम लोग सीख रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो p सब सेल आपने लिया, तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा -1, 0 से लेके +1 तक, समझ रहे हो ना। अगर मान लो हम l का मान 2 लेंगे और m बराबर क्या आएगा, -2, -1, 0, +1 और +2। तो यहाँ पर देखोगे तो sp के बाद d सब सेल आने वाला है, क्या आने वाला है, d सब सेल, ठीक है। यहाँ पे ये -2, -1, 0, +1 और +2 होगा, क्लियर है ना। तो याद रखेंगे नोट में, मैं आपको नोट में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैं इसी के विषय में बोलता हूँ कि जितने भी 5 ऑर्बिटल्स हैं वो शेप में एक जैसे नहीं है, आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है ना। याद रखना कि ऑल द, उसी तरह इसमें भी 3 में और सभी आइडेंटिकल्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो याद रखना ऑल द 5 ऑर्बिटल्स आर नॉट आइडेंटिकल, इन शेप, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये जो ऑर्बिटल होंगे सबका अलग अलग नाम होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको इसमें बताया था ना, px, py, pz, तो d के ऑर्बिटल्स के नाम आप याद रखो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ d के ऑर्बिटल्स देखो बच्चों, ये एक हो जाएंगे आपका जो एक हो जाएंगे dxy, दूसरा होंगे dyz, तीसरा होंगे dxz, चौथा होंगे dx² - y², और पांचवा होंगे बच्चों dz²। क्लियर है ना, याद रखोगे, ठीक। तो ये सब में जो होंगे बच्चों
जो लोब्स होंगे, ठीक है ना, इसमें जो लोब्स की नंबर्स होंगे 1 2 3 4, ये चारों ऑर्बिटल्स में जो लोब्स के नंबर्स होंगे वो 4 लोब्स होंगे। कितने होंगे? 4 लोब्स, ठीक है। और इसमें जो होंगे ओनली 2 लोब्स होंगे। इसके पास क्या होंगे? 2 लोब्स। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये लोब्स के विषय में मैं क्या बातें कर रहा हूं। तो देखो, जैसे मान लो मैं dxy ले रहा हूं, ठीक है, dxy। तो dxy में देखो कुछ शेप इस तरीके से बनेगा, ये x हो गया, ये y हो गया। dxy में ले रहा हूं तो देखो इसमें लोब्स कुछ इस तरीके से होंगे। देखो 4 लोब्स हो गए ना, 1 2 3 4। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं dyz में, तो dyz में देखो लोब्स जो होंगे कुछ इस तरीके से होंगे। दिख रहा है ना? जैसे ये y हो गया, मान लो इसको हमने आपकी z मान लिया, तो यहाँ पे भी लोब्स आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे कवर कर सकते हो, ओके। इसी तरीके से ये dyz हो गया, dxz के में भी 4 लोब्स आपको दिखेंगे। देखो dxz में भी, जैसे अब कि मैं इसको x ले लेता हूं, इसको z, ये आप पे डिपेंड करता है, आप लिख सकते हो इस तरीके से। इसमें भी देखो 4 लोब्स मिले, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह यदि आप dx स्क्वायर y माइनस वाई स्क्वायर को देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा ना, ये एक्सिस पर ये लोब ओवरलैप कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से जो है ये ओवरलैप कर रहे हैं, ओके, ये एक्स पे। और ये dz स्क्वायर का जो नॉलेज मिलेगा बच्चों, ठीक है, ये dz स्क्वायर का वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके मात्र 2 लोब्स होंगे, ठीक है। जैसे ये y हो गया, ये z हो गया, और ये हो गया यहाँ मान लो x मान लिए, तो इसमें मात्र 2 लोब्स दिखाएंगे। क्लियर है ना? कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दिखेंगे, इसको हम लोग इस ऑर्बिटर को बोलते हैं dz स्क्वायर। क्या बोलते हैं? dz स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? तो ये सारे नॉलेज हो गए किसके विषय में? डी ऑर्बिटल्स के विषय में, ठीक है। चलो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से अगर मान लो L का मान 3 होता है तो ठीक, M का मान क्या क्या हो जाएगा बताओ? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। तो इसमें F सब सेल होंगे। कौन सा सब सेल होंगे? F सब सेल। तो F सब सेल के पास जो है बच्चों कितने? 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7। इसके नाम जो होंगे, ये -3 हो गया, -2 -1, फिर 0 +1 +2 +3 हुए ना 7। तो इसके जो नाम होते हैं बच्चों FXQ होते हैं, याद रखना, ठीक है। ये आपका हो गया FYQ, ये होते हैं FXYZ, ये होते हैं FZQ, ये होते हैं FXY स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर, ये होंगे आपका FYZ स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो होंगे FZX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो इसके विषय में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके शेप काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका डायग्राम बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और चौथे क्वांटम नंबर जो है बच्चों वो है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। चौथे जो टाइप हैं ये बेसिकली कोई क्वांटम नंबर के टाइप नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का घर को ढूंढना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, तब तो हाउस नंबर को जानने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा। और इसके जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो गोल्ड स्मिथ ने दिया था, ठीक है, याद रखोगे। दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय गोल्ड स्मिथ, SCHMIDTH, जो भी होगा, स्पेलिंग चेक करना होगा, ठीक है। और ये मेनली क्या डिटरमाइन करता है कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाता है, स्पिनिंग को बताता है, ठीक है ना। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, एकदम दिमाग में बैठा लो ये, ठीक है, क्लियर है ना। तो चलो नोट में जल्दी जल्दी, इस छोटा सा टॉपिक है इसको खत्म करते हैं। तो पहला नोट में याद रखना कि फॉर क्लॉकवाइज स्पिनिंग, फॉर क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बताओ प्लस माइनस हाफ होगा, ठीक है, क्या होगा, प्लस माइनस हाफ। अब फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन अगर रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, तो ये माइनस प्लस हाफ होगा, ओके। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट याद रखना कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होगा बच्चों ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो होगा अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच बाय 2 होगा, ओके, समझ में आ रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एकोमोडेट करेंगे किसी भी ऑर्बिटल में, चौथा पॉइंट याद रखना, वो इस तरीके से पेयरिंग होंगे, ऐसे ऐसे पेयरिंग होंगे, ठीक है, ये स्पिन पेयर्ड है, ओके। अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से स्पिन पेयर्ड बनाओ, ठीक है, तो ये गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पिन जो हो रहा है पैरेलल हो रहा है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्लियर हो रहा है ना सारा कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वांटम नंबर का पूरा नॉलेज। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।